आयत ने अपने हाथों की मेहंदी को बेधिहानी से तका। रंग अभी ताज़ा था, खुशबू में हल्की सी नमी बाकी थी। दिल की धड़कन जैसे किसी पोशीदा दमक से भरी हुई थी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा चिड़चिड़ाता हुआ खुला तो वो चौंक कर सीधी होकर बैठी। जासिम अंदर आया। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, ब्लैक शेरवानी में वो बेहद पुरकशिश और संजीदा लग रहा था। इसे चंद लम्हे बस इसे देखा और इसी में सामने बैठी इस कातिल हसीना की सांसें बेतरतीब हो गईं। फिर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो सोफे पर बैठ गया था। चंद लम्हे वो खामोश रहा था और इसको देखते हुए बोला, हमारी लव मैरिज नहीं हुई जो तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल कर बैठी हुई हो। ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज है, नॉर्मल होकर बैठ जाओ। मेरे साथ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन ड्रामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि सामने बैठी वो मासूम लड़की लम्हे भर के लिए चौंक गई थी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका दूल्हा शादी की पहली रात इसे इस तरह के अलकाबाज से नवाजेगा। आयत ने नज़रें झुकाई, इसके दिल में जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी हो। वो अब तक गुमान में थी कि वो मुस्कुराकर इसका घूंघट उठाएगा, कोई मोहब्बत भरा जुमला कहेगा, मगर ये लहजा इतना अजनबी, इतना ठंडा, वो दंग रह गई थी। आज तो इसकी गोल्डन नाइट थी। क्या वो मजाक कर रहा था या फिर ये एक तल्ख हकीकत थी? इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में लम्हों की खामोशी छा गई थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठी रही। जाजिम ने एक लंबी सांस ली और इसको देखते हुए बोला, एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा क्योंकि ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मैं हमेशा दो टोक बात करने वाला इंसान हूँ, चापलूसी करना मेरी आदत नहीं। जो हकीकत है इसे मैं बयान करता हूँ, इसलिए आज तुम्हें साफ लहजे में बता रहा हूँ। कुछ दिन में तुम्हें छोड़ दूंगा और जब तक यहाँ हूँ मुझसे फासले पर रहना। इसके जुमले सामने बैठी लड़की का पूरा वजूद लर्जा गए थे। वो जो अब तक गुमान कर रही थी कि इसका अंदाज महज एक प्रैंक होगा, इसका खून खुश्क हो गया था। कोई भी शख्स शादी की रात तलाक की बात करे, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। आयत ने बेख्तियार घूंघट उठा दिया था। इसके लिए अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल था, जबकि सामने बैठा शख्स लम्हे भर के लिए थम गया था। इसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि इसे मालूम ही नहीं था। इसकी माँ ने कितनी ज़िद की थी, एक दफ़ा तस्वीर तो देख लो, मगर इसने एक नज़र डालना भी गवारा नहीं किया था। मगर अब रूबरू अपनी बीवी को देख इसका धड़कता दिल लम्हे भर के लिए थम गया था। जबकि सामने मौजूद लड़की के चेहरे पर हैरत, आंखों में सवाल ही सवाल थे। वो इसको देखते हुए लड़ती आवाज़ में बोली, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई है? क्या कोई ख़ता हो गई है मुझसे? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? शादी की रात आप मुझसे तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मेरे घर वालों ने कुछ किया है? अगर किया है तो मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं होगा। जासिम ने फ़ौरन अपने तासुरात पर काबू पा लिया था। इसके चेहरे पर एक सर्द तंज उभरा। हाँ, हुई है ख़ता, और ख़ता बहुत बड़ी है। इसका दिल बहुत बुरी तरह घबराने लगा था। वो मज़ीद बोला, तुम्हारी ख़ता जासिम कुरैशी को अपने लिए मुंतखब करना है, जो सिर्फ अजियत देना जानता है। मैं तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से नफ़रत करता हूँ। मुझे हर वो शख्स बुरा लगता है जो मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करता है। मैं अकेले रहने वाला इंसान हूँ। मुझे हर इस शख्स से नफ़रत है जो मेरे पर्सनल स्पेस में दखल देता है। और अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई हो, एक लाइफ पार्टनर बनकर, जिसके साथ मुझे मेरा कोड, ये सोफ़ा, ये बिस्तर, ये बेड, हत्ता कि ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम, सब शेयर करना होगा। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी से तुम्हें जल्द निकाल दूंगा। आयत की आंखों में पानी चमकने लगा था। वो इसको देखते हुए बोली, तो फिर आपने कहा क्यों नहीं? आप खामोश क्यों रहे? अगर आपने अपनी ज़िंदगी को तन्हा गुजारना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वाले जब आपको देखने के लिए आए थे, आप इसी पल इनकार कर देते। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया? और लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी कुछ चाह है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मज़ीद कुछ कहती, इससे पहले ही वो इसकी बात काट कर बोला, मेरे साथ फजूल बातें मत करो। मैंने कहा था, अपनी माँ से साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मगर इनकी ज़िद के आगे कुछ नहीं कह सका। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को साफ लफ्ज़ों में समझाया था,
کہ ابھی فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا پیسہ روپیہ دیکھ کر تمہیں میرے پلے باندھ دیا تھا، لیکن یہ رشتہ میرے دل تک کبھی نہیں پہنچے گا اور نہ میں پہنچنے کی اجازت دوں گا۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے طنز تانے کرنے ہیں تو اپنی ماں سے کرنا، مجھے بلا وجہ الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ خیر، اب تم یہاں رہو، سڑو، میری طرف سے مکمل آزادی ہے۔ میں جا رہا ہوں لیکن سونے یہیں آؤں گا، فی الحال مجھے ضروری کام کرنا ہے، اور ہاں، جب میں کمرے میں آؤں تو یہ بستر پر بکھرے ہوئے پھول صاف کر دینا، مجھے رومانوی کمرے پسند نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، پھولوں کی خوشبو میں اب دھواں سا درد گھل گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ آیت نے خالی کمرے کو دیکھا جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے امید سانس لے رہی تھی۔ اب بس سناٹا رہ گیا تھا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر دل کی ساری چوٹیں ایک ساتھ نکل آئی تھیں۔ بیٹھ کے گلاب اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سسکیاں لیتی رہی، دھیرے سے بولی، اپنا مطلب نکالنے کے لیے تو میرے پاس آؤ گے نا؟ دیکھنا جازم قریشی، اگر تمہیں اپنا اسیر نہیں بنایا تو میرا نام بھی آیت نہیں۔ ابھی تم جانتے نہیں ہو عورت کتنا خراب نشہ ہے۔ اگر آپ کو اپنا نشہ نہ لگایا تو میرا نام بھی آیت جازم قریشی نہیں۔ روشنی مدھم ہو گئی تھی، کمرے میں اب صرف اس کی سانسوں کی گونج تھی اور دیوار پر سجی شادی کی تصویر جو پہلی رات ایک خاموش طنز میں بدل چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیے تھے۔ پورا دن وہ کافی مصروف رہی تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ فضا میں ہلکی سی نمی اور پھولوں کی خوشبو باقی تھی، مگر اب اس خوشبو میں تنہائی کی تلخی گھل چکی تھی۔ آیت کے آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر آنکھوں کے کناروں پر ان کے نشان ابھی باقی تھے۔ وہ تھکن سے چور چپ چاپ لیٹ گئی تھی، جسم بستر پر تھا مگر دل اب بھی دروازے کی سمت لگا ہوا تھا، جیسے ہر لمحہ کسی آہٹ کا منتظر ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ وہ چونکی نہیں، بس کروٹ بدلی۔ جازم اندر داخل ہوا۔ تھکے قدموں سے ایک لمحے کو اس نے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نگاہ ڈالی۔ وہ خاموش تھی مگر چہرے کی سکون زدہ جھلک میں دکھ کی لکیر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے رخ موڑا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ پانی کے گرنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی توڑی تھی، پھر سب ایسے ساکت ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا، کمبل کے کنارے پر بیٹھا، پھر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا دل عجیب الجھن میں تھا۔ وہ چاہے تو ایک جھٹکے میں سب توڑ سکتا تھا، اس کے وجود، اس کی امید، اس کی معصومیت کو، مگر وہ ایسا انسان نہیں تھا جو سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ دے۔ وہ تو خود سے لڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جو باتیں اس نے بولی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن کیا کرتا؟ وہ اس شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ابھی وہ آنکھیں موند ہی رہا تھا کہ اچانک اپنے سینے پر کسی نرم لمس کا احساس ہوا۔ ایک پل کو اس کی سانس رک گئی تھی۔ وہ ہاتھ جسے دھیرے دھیرے سرکتا ہوا نیچے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے فوراً اس کو تھام لیا تھا۔ وہ مڑا۔ آیت جاگ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھری، نم اور سوالوں سے لبریز تھیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے جازم نے بھویں سکیڑی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سو نہیں رہی تم؟ ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ آیت دھیمی آواز میں بولی، نیند کہاں آئے گی؟ دل پر اتنا بوجھ ہو تو آنکھیں کیسے بند ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر جو دل میں جذبات آئے تھے، وہ اس کو بتا دینا چاہتا تھا، لیکن خاموش رہا تھا، خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ آیت ہچکچاتے ہوئے مزید بولی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، شاید نفرت بھی کرتے ہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ایسا لفظ کہا گیا جو آپ کو برا لگا، تو پلیز ہمارے رشتے کو اس طرح برباد مت کریں۔ آج ہماری بہت خوبصورت رات ہے، میں اس رات کو تباہ نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جازم نے سخت لہجے میں بات کاٹی، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں تم سے رشتہ نہیں بنا سکتا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ فضول باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم نے مجھے بنا اجازت ہاتھ لگا لیا ہے، آئندہ ہاتھ لگانے سے پہلے تم مجھ سے اجازت لو گی۔ آیت کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، پر کیوں نہیں؟ میں تو آپ کی بیوی ہوں، یہ رشتہ میرا حق ہے، آپ کا بھی۔
میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ قائم ہو، میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی ہو کر اس چیز کی فرمائش کرنا بہت غلط ہے۔ کئی لوگ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن آج میں اپنا رشتہ بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ میں طلاق نہیں چاہتی، طلاق ایک دھبا ہے جو میں اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتی۔ مجھے اس لفظ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی تڑپ ہے تم میں، اتنا دماغ خراب کر دیا ہے سوشل میڈیا نے تمہارا کہ خود اپنے منہ سے اپنے شوہر کو قریب آنے کی دعوت دے رہی ہو، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ آج کی رات تو عورت ڈر ڈر کر عادی ہوتی ہے، اور تم؟ اس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر بات کو ادھورا چھوڑ دیا، لیکن وہ اس کی بات تو اس سے مایوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمت کر کے بولی، ہاں، کیونکہ شادی اس لیے کی جاتی ہے دو لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، دل سے، جسم سے، سب طرح سے، اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح سے۔ میں کبھی بھی آپ کی پرسنل سپیس میں داخل نہیں ہوں گی۔ ہاں، آپ کے کمرے میں ضرور رہوں گی، لیکن جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی۔ جازم کی آواز میں سرد دھمک تھی۔ تو یاد رکھنا، اگر میں قریب آیا تو تمہیں سانس لینے نہیں دوں گا۔ میں اس معاملے میں بہت ظالم ہوں، خود سے منسلک چیزیں زندگی میں کبھی دور نہیں کرتا، اور میں اپنی ہر چیز کا استعمال بہت شدت پسندی سے کرتا ہوں، مگر میں آیا تو یاد رکھنا تمہارا وجود توڑ دوں گا۔ کمرے کی فضا چند لمحوں کے لیے بھاری ہو گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی پھیل گئی تھی، ایسی خاموشی جو صرف دلوں کو دھڑکنیں توڑ سکتی تھی۔ پھر آیت نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون اتر آیا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھک کر بولی، مجھے منظور ہے، میں آپ کا دیا ہر درد ہنستے ہنستے برداشت کر لوں گی، ایک گھریلو عورت کی مانند میں اپنا گھر بچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاؤں گی۔ میں طلاق نہیں چاہتی، اب آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ جازم کے چہرے پر حیرت کی لکیر کھنچ گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس اسے دیکھا لمحے لمحے تک، جیسے کوئی خود سے سوال کر رہا ہو کہ یہ لڑکی کتنی مضبوط ہے یا کتنی نادان۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ان دونوں کے درمیان موجود فاصلہ ختم کر کے اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ وہ لمحے بھر کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ وہ چند لمحے بعد دور ہوئی تو اسی پل اس نے اسے بیٹھ کر سختی سے گرایا تھا، اور پھر اس نے سایہ فگن ہو گیا۔ وہ تڑپتی تھی، اس کی شدت اس کی جان لے رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے شوہر کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ گھڑی نے 1 بجنے کی آہستہ سی ٹک دی، جیسے وقت نے بھی رک کر دیکھا ہو کہ 2 اجنبی ایک ہی بستر پر ایک ہی رات میں 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ انہوں نے زندگی شروع کر دی تھی یا زبردستی کروائی گئی تھی۔ پورے رات دھیرے دھیرے بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے سے سورج کی پہلی کرن اندر داخل ہوئی اور سیدھی جازم کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں میچ کے روشنی سے بچنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ چند لمحوں تک وہ چھت کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ رات کے بجھلے مناظر، اس کے کہے ہوئے سخت جملے، سب دماغ میں جیسے فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ اور پھر وہ اچانک کی قربت، اس نے ہمیشہ زندگی کو اکیلے گزارا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹے وہ دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا اور پھر اپنی ایک الگ دنیا میں چلا جاتا تھا جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک وجود شامل ہو گیا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برداشت کرنا تھا۔ کروٹ بدلتے ہی اس کی نظر پہلو میں سوئی آیت پر پڑی۔ وہ دبک کر لیٹی ہوئی تھی، سانسیں ہلکی، چہرہ زرد، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ جازم کے ذہن میں ایک عجیب بے چینی اٹھی۔ رات کے ہر لمحے کو یاد کر کے اسے احساس ہوا کہ وہ اس پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو گیا تھا، شدت میں، غصے میں، شاید ضد میں، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، نہ شور، نہ مزاحمت، صرف خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کی ہر قربت کا جواب اس نے بہت نرمی سے دیا تھا، مگر وہ ظالم بن گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جازم نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا بازو چھوا۔ جلد تپ رہی تھی، وہ چونکا۔ بخار، اس نے زیر لب کہا۔ اس نے دوبارہ اسے ہلایا۔ آیت، اٹھو۔ وہ آہستہ سے جاگی۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس تھکن اور خالی پن تھا۔ جی؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ وہ معصوم جان اپنا رشتہ بچانے کے لیے آخری حد تک گئی تھی، لیکن آخری حد تک پہنچتے پہنچتے اس کی اپنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اندرونی اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جازم نے نظریں چرائیں۔
जाओ तैयार हो जाओ, कपड़े वगैरह बदल लो, मैं दूसरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल कर लूँगा। अम्मी का फ़ोन आया था, नीचे नाश्ता तैयार है। हालांकि ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था, मगर जानबूझकर वो बात घर चुका था। इसको लगा था वो इसे जगाएगा तो हर लड़की की तरह वो भी सुबह सुबह तमाशे करेगी, नाटक करेगी, लेकिन इसकी एक आवाज़ पर वो जाग गई थी। इसके लिए वो लड़की एक इम्तिहान बन रही थी। 24 घंटे में ही इसे हैरत में मुब्तला कर दिया था। आयत ने आहिस्ता से सर हिलाया। बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। जाजिम ने कुछ लम्हे इससे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। आयत कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर धीरे से उठी। कदम जैसे बोझ बन गए थे। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, नल खोला और शॉवर के नीचे जा खड़ी हो गई थी। पानी के कतरे इसके बालों से बहते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे, मगर दिल में जमा दर्द कम नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी। बेशक इसने रात भर एक लफ्ज़ नहीं कहा था, लेकिन अंदर से हर उम्मीद टूट गई थी। बचपन से इसका एक ख्वाब था, इसका हमसफ़र प्यार करने वाला हो, इसको समझने वाला हो, लेकिन रात जितनी बेदर्दी से जाजिम ने इसको तोड़ा था, इस तकलीफ़ को सिर्फ वही जानती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसने मध्यम आवाज़ में कहा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा नज़रअंदाज हुई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी चाहत नहीं देखी, और आज जब अपनी ज़िंदगी को जीने की ख्वाहिश की तो ऐसा शौहर मिला जो मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो एक मिडिल चाइल्ड थी, हमेशा इग्नोर होती आई थी, लेकिन किस्मत ने इस बार भी इसकी आजमाइशें ख़त्म नहीं की। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। कुछ देर तक वो यूं ही रोती रही, फिर धीरे धीरे उठकर खुद को संभाला। आंसू पहुंचे, आईने में अपने चेहरे को देखा। नहीं, कमज़ोर नहीं बनना मुझे, वो धीरे से बड़बड़ाई। कुछ देर बाद वो नहा कर बाहर आई थी और सीधा ड्रेसिंग रूम में गई थी। चंद मिनट बाद तैयार होकर कमरे से निकली, सुनहरी शलवार कमीज में, चेहरे पर हल्का मेकअप, मगर आंखों की सुर्खी अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। इसने बाल सलीके से बांधे हुए थे, लिपस्टिक लगाई हुई थी जो इसके हुस्न में चार चांद लगा रही थी। वो आईने के सामने चंद लम्हे चुप खड़ी रही। अभी वो अपना जायजा ले रही थी, तभी दरवाज़ा खुला। जाजिम अंदर आया। एक पल को वो रुक गया, नज़रें जैसे खुद ब खुद ठहर गई थीं। वो लड़की सरापे क़यामत थी। आयत की सादगी में ऐसी खूबसूरती थी जिसने लम्हे भर को इसके दिल की धड़कन बदल दी थी। फिर जैसे होश वापस आया था, वो सीधा खड़ा हो गया। आवाज़ धीरी मगर रवायती थी। चलो नीचे, सब इंतज़ार करें, और हाँ, सर पर दुपट्टा रख लेना। आयत ने एक नज़र इस पर डाली। वो सफ़ेद कमीज़ में गैर मामूली तौर पर संजीदा और पुरकशिश लग रहा था। इसने धीरे से कहा, जी मैं आ रही हूँ। इसके कहने के मुताबिक इस मासूम ने वाकई सर पर दुपट्टा रख लिया था। वो हर कोशिश कर रही थी अपना रिश्ता बचाने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स पत्थर था जिसका दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। चंद कदम के फासले पर चलते हुए भी दरमियान में एक दीवार सी थी, खामोश मगर वाज़े। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर आयत ने हल्की सी नज़र इस पर डाली, जैसे दिल में कोई लफ्ज़ था जो लबों तक नहीं आया। जाजिम ने भी एक लम्हे के लिए रुख मोड़ा, मगर फौरन आंखें फेर लीं। नीचे से अम्मी की आवाज़ आई, जाजिम, आयत, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाओ बच्चों। जाजिम ने बस इतना कहा, आ रहे हैं अम्मी, और दोनों साथ साथ नीचे उतरने लगे। एक के दिल में एहसास जुर्म, दूसरे के दिल में जख्मों की नमी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। नाश्ते के बाद वो घर से चला गया था, जबकि वो खामोशी से कमरे में आ गई थी। लेकिन जो कारनामा इसे नाश्ते की मेज़ पर सरंजाम दिया था, इसे सोच सोच कर रात तक इसकी तबीयत मज़ीद निढाल हो गई थी। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। दीवार पर पड़ती पीली रोशनी ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। बाहर सेहन से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इसकी नज़रें सोफे के सामने रखी छोटी मेज़ पर टिकी हुई थी, जहां चाय का कप आधा भरा रह गया था। इसके हाथ बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा अचानक खुला। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ जाजिम अंदर दाखिल हुआ। इसकी पेशानी पर सख्ती, आंखों में बेजारी की चमक थी। वो कदम कदम चलता हुआ अंदर आया। इसे देखते हुए अपनी जगह से फौरन खड़ी हो गई थी। दिल में एक अनजानी घबराहट उभरी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जाजिम ने बगैर इसकी तरफ देखे शर्ट के बटन खोलने शुरू किए।
वो लम्हा भर के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, सुबह आपने आंटी से ये क्यों कहा कि आपको अलग किचन चाहिए? मैं तो नीचे जाकर खाना बना सकती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? बस एक दिन हुआ है मुझे आए हुए, और वो पूरी बात भी नहीं कर सकी थी कि जाजिम ने आईने में से इसकी तरफ देखा। इसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा घर जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे हमेशा से अलग रहना पसंद है। तुम आ गई हो तो जाहिर है मुझे अब घर का खाना खाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही तैयारी कर ली है। मैं ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता। मुझे तन्हा रहना ज़्यादा पसंद है, और उम्मीद करूँगा कि तुम भी मेरी पसंद के मुताबिक चलोगी। आगे अगर तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो खुद को मेरे मुताबिक ढाल लो। वो संजीदगी से बोली, लेकिन इतनी नफरत क्यों? सब आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने अपनी बहन को भी इतनी बुरी तरह डांटा था। वो तो इससे तेज़ी से रुख मोड़ा। आवाज़ में कड़कती उतर आई थी। बहुत शौक है तुम्हें मेरे घर के मामलात में दखल देने का। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अपनी ज़ुबान बंद रखो। किचन अलग हो या साथ, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे लिए आई हो तो सिर्फ मेरी खिदमत करो, किसी और में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छी बनने की ज़रूरत मेरे सामने नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि शादी हो जाए और किचन अलग हो जाए। मैं तुम्हारी हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे मत करो। तुम्हारे लिए आसानी की है कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि इसके लफ्ज़ों का वज़न कमरे में गूंजने लगा। वो खामोश खड़ी रही, आंखों के किनारे हल्के से लर्ज़े, मगर इसने ज़ब्त से खुद को संभाल लिया था। जाजिम ने शर्ट उतारकर कुर्सी पर फेंकी, फिर धीरे से बोला, पूरा दिन तुम ऊपर रहोगी। जब मैं इजाज़त दूंगा तभी नीचे जाओगी, वरना तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वापस भेज दूंगा। समझ आई? मुझे ज़्यादा ड्रामे पसंद नहीं है। जो मैंने कह दिया इसी पर अमल करो। अगर मेरी बात की पासदारी नहीं की गई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी बात को मानते हैं और मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते। इसने आहिस्ता से सर झुकाया, अल्फाज जैसे गले में फंस गए हों। वो चंद कदम चलकर इसके करीब आया। इसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। आवाज़ भारी हो गई। वो शौक था ना तुम्हें बीवी बनने का, मेरी कुर्बत का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शौहर और बीवी होते क्या हैं, इनके दरमियान रिश्ता कैसा होता है। मुझे हमारे रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा शख्स नहीं चाहिए। वो मेरी माँ हो, वो मेरा बाप हो, या मेरे बहन भाई। अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो सिर्फ मुझे महसूस करो और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करो। किसी और को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतर होगा मेरे मुताबिक चलने का इरादा बांध लो, और आइंदा के बाद मुझसे सवालात करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा ही इंसान हूँ और ऐसा ही रहूँगा। आज तक ना मैंने खुद को कभी किसी के लिए बदला है और ना मैं बदलने का इरादा रखता हूँ। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटी। इसके दिल में खौफ ने जगह बनाई, मगर चेहरा अभी भी स्पार्ट था। इसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सिर्फ इज्जत चाही थी, डर नहीं। लेकिन आप मेरे दिल में अपना डर बिठा रहे हैं और ये गलत है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और इज्जत का नाम होता है, डर और खौफ का नहीं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए। अगर आपको अलग किचन चाहिए था, अलग ज़िंदगी चाहिए थी, तो कम से कम आप एक दफ़ा ये मामला मेरे साथ शेयर तो करते। हर रिश्ते को जवाब देना। अब पूरा पूरा दिन घर नहीं होंगे, सिर्फ घर में मैं होंगी। मैं कैसे सारी बातें बर्दाश्त करूँगी? कुछ तो सोचें। जाजिम का चेहरा लम्हे भर को साकित हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा और हैरत एक साथ चमके। फिर वो तेज़ी से पीछे हटा, शर्ट उठाई और बेपरवाह लहजे में बोला, ये इज्जत वाले ख्वाब तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा चलो। खैर, आज हमारी शादी की दूसरी रात है, मैं किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता। ये कहकर इसने बेख्तियार इसकी कमर में हाथ डाला था और इसे अपने करीब कर लिया था। इसका जिस्म इसे अब भी गर्म लग रहा था, इसलिए बहुत एहतियात से इसे अपनी बाहों में भरकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ा था। वो अब दोबारा एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन बिस्तर पर पहुंचकर इसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे, जबकि वो अब कल के मुकाबिल इसे आज एक फूल की मानद छू रहा था। इसे अब राहत मिलने लगी थी। धीरे धीरे वो कब इसमें गुम हो गया, इससे कुछ पता ही नहीं चला। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। 1.5 महीने का वक्त किस तरह बीत गया, इन दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह जागना, इसका ऑफिस चले जाना और रात में आकर अपनी कुर्बत से अपनी बीवी को महका देना। वो खुश था। वो अब इसे बिला वजह लड़ता झगड़ता नहीं था। हाँ, तंज ताना करने की आदत इसकी अब भी नहीं गई थी, मगर वो हर चीज़ एक ज़ब्त से बर्दाश्त कर रही थी। आज मामूल का दिन था। रात की स्याही चारों जाने फैली हुई थी और वो लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था, जब चंद लम्हे बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वो चहकती हुई इसके पास आई थी।
ہاتھوں کو اپنی پشت پر باندھ رکھا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، فی الحال یہ کام چھوڑیں اور میری طرف دیکھیں۔ اس کا کھلتا ہوا چہرہ نہ جانے کیوں آج جیسے کسی اور چیز کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہا ہوں۔ لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں تو ساری زندگی ہوتا رہے گا نا، آج جو خوشی میں آپ کو دینے والی ہوں اس کے بعد آپ کبھی مجھ سے بیزار نہیں ہوں گے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ چند لمحے میں وہ خاموش رہی، پھر اپنی پشت پر چھپی ہوئی پریگننسی اسٹک اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، آپ بابا بننے والے ہیں، دیکھیں 2 لائن آئی ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، خدا نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، صرف 1.5 مہینے بعد میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ لوگ تو اس موقع کی دعائیں مانگتے ہیں، میرا بس نہیں چل رہا میں اپنا سب کچھ لٹا دوں۔ جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے پریگننسی اسٹک لیتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ فضول کے چونچلے مجھ سے دور رکھو اور ہم کل جا کر ابارشن کروا رہے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ فیصلہ سناتا ہوں، مجھے ابھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کی شروعات ہے، ہمیں نہیں پتا آگے جا کر ہمارا رشتہ کیسا ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آنے والی زندگی ذلیل ہو جائے ہمارے رشتے کی وجہ سے۔ وہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی پوری جان لگا دوں گی، میں اپنا رشتہ کبھی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ایسی بات مت کریں۔ جبکہ وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، میں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں، ہم دونوں کل جائیں گے، ابارشن کروائیں گے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، پاگل مت بنے، کیا ہو گیا؟ آپ کو جب ڈاکٹر کو فون میں لا چکا تھا۔ وہ اس کی شکل حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ ڈاکٹر رضوانہ سے اپائنٹمنٹ لے چکا تھا اور موبائل بند کر کے بولا، کل صبح تیار ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ وہ بولا، بہتر ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، یہ بچہ جتنا تمہارا اتنا میرا بھی ہے، اسے ختم کرنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ پیچھے بیٹھی عورت محض ایک عورت نہیں رہی بلکہ اب ایک ماں بننے والی ہے، اور ایک ماں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور پہلی بار خدا سے شکوے کیے تھے کہ میری زندگی میں ایسا انسان کیوں شامل کیا۔ اگلے دن اس کے لیے ایک نئے امتحان کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ کلینک کے ویٹنگ ایریا میں ہلکی نیلی روشنی تھی، دیوار پر نصب گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ سرک رہی تھیں۔ ارد گرد مریضوں کی مدھم گفتگو، کبھی نرس کے جوتوں کی چاپ اور کہیں دور مشین کی پیپ، مگر ان دونوں کے درمیان خاموشی کا بوجھ کسی شور سے کم نہیں تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، پلکیں مسلسل بھیگی ہوئی، بار بار انگلیوں سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار نئے آنسو بہہ نکلتے۔ اس کے برابر جاسم بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے، نظریں سامنے ٹکی ہوئی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سنجیدہ، جیسے کسی احساس کو جگہ نہ ہو۔ تھک ہار کر وہ روتے ہوئے بولی، ایسا ظلم مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، کچھ تو خیال رکھیں، یہ ہماری پہلی اولاد ہے، پلیز۔ اس کی آواز رند گئی۔ جاسم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گھڑی پر نظریں گاڑی۔ اس لمحے دروازہ کھلا، ایک نرس ہاتھ میں فائل لیے نکلی، نرم لہجے میں بولی، مسٹر جاسم، ڈاکٹر رضوانہ نے بلایا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آہستہ قدموں سے چل رہی تھی، جیسے ہر قدم دل پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے میز کے پیچھے ڈاکٹر رضوانہ بیٹھی تھیں۔ چہرے پر سنجیدگی اور تجربے کی تھکن دونوں چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر سلام کیا، پھر فائل کھولی۔ چند لمحے بعد وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی، واقعی جاسم، آج اپنی وائف کا ابارشن چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری ملی ہے۔ جاسم کی آواز ٹھنڈی اور سخت تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں آپ کو اس کام کے پیسے دے رہا ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے حکم کے مطابق کام کریں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میرا فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر رضوانہ نے گہری سانس لی مگر کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ان کا چیک اپ کر لیتی ہوں، وہ بولی اور کھڑی ہو گئیں۔ وہ روتی ہوئی ان کے ساتھ اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ بستر کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک اس کے قدم لرز گئے۔ وہ سیدھی ڈاکٹر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر پلیز ایسا مت کریں، میرا بچہ ختم نہیں کریں، میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنی اولاد کو نہیں مارنا چاہتی، خدا کے لیے کچھ کر لیجئے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر گھبرا گئی، بیٹا اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ زور سے بولی، آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، کچھ بھی لکھ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر ابارشن ہوا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کر سکتی ہیں، کہ آپ کو حیا نہیں آئے گی ایک زندہ جان کو ختم کرتے ہوئے؟ ڈاکٹر رضوانہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں، ان کی نظریں نیچے جھک گئی تھی جیسے کوئی فیصلہ دل میں چل رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، تھوڑا وقت دو، ہم باہر چلتے ہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس آ گئیں۔ جاسم نے ان کو آتے دیکھا اور کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔
बस झुंझलाहट थी। डॉक्टर रिजवाना ने इशारे से इसे बैठने का कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। चंद लम्हे खामोशी के बाद बोली, जाजिम, मैंने इनका जायज़ा लिया। ये जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। अगर अबॉर्शन अभी किया गया तो इनकी जान जा सकती है। बाद में भी ऐसा मुमकिन नहीं। मैं ये अमल नहीं कर सकती, माजरत। जाजिम के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से उठा। आप किस बात की डॉक्टर हैं? अगर जान नहीं है तो इनका विटामिन की ड्रिप लगाएं, दवाएं दें, ताकत आएगी तो कर दीजिएगा। डॉक्टर जब से बोली, ये कोई आम बीमारी नहीं, अबॉर्शन सिर्फ इब्तिदा में मुमकिन होता है, बाद में नहीं। और आपकी बीवी की हालत वाज़ेह बता रही है कि इनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जाजिम ने मेज़ पर हाथ मारा। आप और आपका ये अस्पताल दोनों बेकार हैं। जो करना है मैं खुद कर लूँगा। चलो उठो। आयत एक लम्हे के लिए डॉक्टर को देखती रही। आंसू उसके गालों पर बह गए। फिर आहिस्ता से बोली, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जाजिम ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बाहर निकल गया। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। डॉक्टर रिजवाना ने घड़ी से बाहर देखा। शाम का सूरज ढल रहा था, मगर किसी के दिल की रात अभी शुरू हुई थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता चुटकियों में बीत गया। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। पर्दों से सूरज की चंद किरणें छिनकर फर्श पर बिखर रही थीं। फजा में खामोशी गहरी थी, जैसे घर की दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, आईने में अपना चेहरा देखे बगैर। हाथों पर लोशन मल रही थी। चेहरे पर उदासी के साए थे। आंखों के गिर्द हल्के सूजे हुए, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। अचानक बेड पर रखे मोबाइल की घंटी बजी। वो चौंक गई। नजरें घुमाकर देखा, जाजिम का मोबाइल था। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। सिर्फ स्क्रीन पर झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। नाम नेहाद देख पाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचती, बाथरूम का दरवाज़ा खुला। जाजिम बाल खुश करता हुआ बाहर आया। इसने एक तेज़ निगाह इस पर डाली, फिर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। चंद लम्हे बाद इसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, जी डॉक्टर साहिबा। हाँ, मैं सुबह आ जाऊँगा अपनी बेगम के साथ। एक मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद बोला, ओके, शुक्रिया। इसने मोबाइल मेज़ पर रखा और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वो आहिस्ता से बोली, कौन थी? जाजिम धीरे से बोला, डॉक्टर गुलशन है, लेडी डॉक्टर हैं। वो बेख्तियार बोली, क्या कह रही थी? जाजिम पलटा, संजीदा चेहरे के साथ बोला, कल सुबह में जाना है तुम्हारा अबॉर्शन करवाने। वो जैसे पत्थर की हो गई। हाथ में पकड़ा लोशन नीचे गिर गया। हाँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। कल सुबह 9 बजे का टाइम फाइनल है। तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी निकाल लूँगा। इसके अंदर कुछ टूटा। वो तेज़ी से खड़ी हुई। मैं नहीं जाऊँगी। आपको हक नहीं है मेरे बच्चे को मारने का। जाजिम ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इजाज़त नहीं मांग रहा। ये फैसला हो चुका है। फैसला? वो रूहान सी हुई। ये आपका फैसला कैसे हो सकता है? इस बच्चे में मेरा भी हिस्सा है, मेरी सांस है। जाजिम ने एक लम्हे को चुप रहकर इसकी तरफ देखा। तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है। अभी मेरे पास तुम्हें संभालने की गुंजाइश नहीं है। तुम एक और दुनिया में लाना चाह रही हो। गुंजाइश? वो तल्खी से हंसी। आपके दिल में सिर्फ खुद के लिए जगह है, किसी और के लिए नहीं। आप तो इंसान भी नहीं लगते, बस एक पत्थर हैं। वो कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। लहजा सख्त हो गया था। ज़्यादा बात मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। सुबह तैयार रहना, मैं नहीं जाऊँगी। वो चीखी, खुदा के लिए एक बार अपने दिल से सोचें, ये बच्चा आपका है, आपके नाम का है। कसम खाती हूँ मैं इसका ख्याल रखूँगी, आपको कभी परेशान नहीं होने दूँगी। बस इसे मत मारें। इसकी आवाज़ टूटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। आपको मेरी कसम जाजिम, अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का वास्ता है, इसे ज़िंदा रहने दें। जाजिम के चेहरे पर लम्हे भर के लिए तासुर बदला, जैसे कहीं अंदर कोई नरम गोशा जंबिश में आया हो, मगर फौरन इससे खुद को संभाला। कसमों से हकीकत नहीं बदलती। मैं नहीं चाहता ये बच्चा इस वक्त आए। बात ख़त्म। वो धीमी आवाज़ में बोली, आप खुदा के बंदे हैं या फ़िरौन? किस बात का हक है आपके पास? किस ज़िंदगी को ख़त्म करने का? जाजिम की आवाज़ सर थी, मगर घर में फ़ैसले मैं करता हूँ और कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगी। बस ये कहकर वो वापस आईने के पास गया, अपनी घड़ी उठाई, जेब में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंजी, भारी गूंजी, फैसला कुन। वो अपनी जगह बेजान सी खड़ी रह गई। आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिरे। फिर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मेरा बच्चा, वो बस इतना कह पाई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजती जा रही थी, जैसे हर दीवार इस दर्द की गवाह हो। बाहर रात उतर आई थी और इसके दिल में एक ऐसी तारीकी फैल चुकी थी जिसकी कोई सुबह नहीं। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी।
फिजा में खामोशी भारी थी, जैसे रात का बोझ अभी पूरी तरह उतरा नहीं हो। वो बेड पर बैठी थी, घुटनों के दरमियान सर छुपाए, आंखों के नीचे सूजन नुमाया थी, इसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें हल्की सी कपकपा रही थी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, जाजिम अंदर आया। साफ सुथरे कपड़ों में तैयार, चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अनजाना इस्तराब छुपा हुआ था। इसे चंद लम्हे तक इसको देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, चलो मैं तैयार हूँ, डॉक्टर ने बुलाया, आज ही अबॉर्शन होगा। इसके अल्फाज फ़ज़ा में यूं ठहर गए जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। वो धीरे से सर उठाकर इसे देखने लगी। आंखों में बेयकीनी और दुख के कई रंग थे। इसके लब लर्ज़े मगर आवाज़ निकली जो बहुत मध्यम थी, मुझे अबॉर्शन ही चाहिए। जाजिम ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं पहले से सब तय कर चुका हूँ, अब बहस का कोई फ़ायदा नहीं। वो इसकी बात काटती हुई बोली, अगर आप मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मुझे तलाक दे दें। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में समुंदर हलकोड़े ले रहा था। इसके करीब आई और ठहरे हुए लहजे में बोली, मतलब साफ है जाजिम, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। जाजिम की पेशानी पर शिकने उभर आई, तुम पागल हो गई हो क्या? एक जिद के लिए घर तोड़ दोगी? वो गहरी सांस लेकर बोली, ये जिद नहीं, खुददारी है। आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्जी, अपना स्पेस चाहिए ना। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात को मरकज़ समझते हैं, बाकी सब आपके लिए महज तमाशाई हैं। मैं अब इस तमाशे का हिस्सा नहीं रहना चाहती। जाजिम ने नज़रें हटाई, जैसे कोई सख्त बात सुनकर दिल में चुभन महसूस हुई हो। तो फिर चाहती क्या हो तुम? इसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, या फिर मुझे यहाँ 9 महीने रहने दें ताकि मैं अपना बच्चा जन्म दे सकूँ। इसके बाद मैं खुद चली जाऊँगी, हमेशा के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम ना सहारा, बस मेरा बच्चा जिंदा रहने दें। इसके लहजे में कोई मिन्नत नहीं थी, बस एक पुख्ता अज़म की सख्ती थी। जाजिम चंद लम्हे तक इसे देखता रहा, जैसे इस औरत को पहली बार पहचान रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम जाओगी तो मुझ पर कोई नाम नहीं आएगा। तुम खुला लोगी, तलाक नहीं। वो लम्हे भर को चुप रही, आंखों में बेबसी की धुन छा गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा भी करेंगे जाजिम, लेकिन ठीक है, मैं खुला लूँगी, आपसे अलग हो जाऊँगी, मगर अपने बच्चे को नहीं मारूँगी। इसके अल्फाज नरम थे मगर इनमें फौलाद की मजबूती थी। वो जैसे खुद से एक अहद कर रही थी। जाजिम ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर फिर खामोश हो गया। निगाहों में लम्हा भर के लिए वही इस्तराब लौटा, जैसे दिल के किसी कोने में नरमी की चिंगारी जागी हो मगर फौरन बुझा दी गई हो। तुम्हें इख्तियार है, वो बोला, मगर मेरी ज़िंदगी में फिर कभी मत आना। वो धीरे से सर झुका गई, आंखों से एक आंसू गाल पर लड़क गया। मेरी दुआ यही है कि कभी आपको एहसास हो कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कहाँ तक जा सकती है। वो मुड़ गई, आहिस्ता कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ी। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर सुबह की रोशनी मुकम्मल हो चुकी थी मगर इसके दिल के अंदर रात अब भी कायम थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। 2 महीने बाद ड्रेसिंग रूम में मध्यम रोशनी चल रही थी। दीवार पर लटका बड़ा सा आईना इसके चेहरे की जर्दी और आंखों के नीचे के हल्के सब कुछ आया कर रहा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली। चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी बेनाम खौफ के साथ जीने की आदी हो चुकी हो। अचानक दरवाज़ा खुला। वो चौंकी, कदमों की चाप पहचानने में इसे वक्त नहीं लगा। वो मुड़ी नहीं, बस सांस रोके खड़ी रही। वो अंदर आया, रुका और शीशे में इसके अक्स पर नज़र जमा दी। 2 महीनों में इसके जिस्म का बदलाव इस पर एक पल के लिए जैसे बिजली बनकर गिरा था। इसके होंठ खुद ब खुद भीग गए। आंखों में एक लम्हे को कुछ टूटने जैसी चमक उठी मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया था। कमरे में सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की आवाज़ थी। वो भी इसके पीछे खड़ा था। वो पलटी तो इसने फौरन निगाहें फेर ली। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो धीरे से बोली। आप मेरे साथ चल लेंगे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई तो। वो फौरन इसके करीब आया। क्या मतलब, क्या हो रहा है तुम्हें? लहजे में घबराहट और फिक्र साफ महसूस हो रही थी। लाख एहतजाज सही, लेकिन वो लड़की इसकी बीवी थी और दिल के गोशे में इसके लिए जगह ही जगह थी। वो बोली, नहीं, बस मतली हो रही है, चक्कर आते हैं कभी कभी, इसलिए कहा कि आप साथ चलें। वो फ़ौरन बोला, हाँ चलूँगा, तुम परेशान मत हो। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो अभी चलते हैं, मैं अपॉइंटमेंट तब्दील करवा देता हूँ। तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। वो चंद लम्हे इसे हैरत से देखती रही, जैसे इसके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा हो। फिर मध्यम लहजे में बोली, वाकई आपको मेरी फ़िक्र हो रही है। आप तो मुझसे नफ़रत करते हैं ना, मेरे बच्चे से भी, तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। कुछ कहना चाहा मगर फिर जैसे अंदर कुछ जल उठा था। वो एक कदम पीछे हटा, आंखों में सर्दपन उतर आया। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? वो सख्त लहजे में बोला। मैंने इंसानियत के नाते हाल पूछा रहा था,
मोहब्बत के नाते नहीं। तुम्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ? वो खामोशी से इसे देखती रही। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर इसने कुछ नहीं कहा। वो मजीद बोला, याद रखो, मैं तुम्हें यहाँ 9 महीने रहने दे रहा हूँ, बस तुम्हारे बच्चे के लिए। मुझे तुम्हें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। फिर ये फिक्र कैसी थी? इसने आहिस्ता से कहा, इंसानियत भी सिर्फ इसी जुबान से निभाते हैं, दिल से नहीं। वो तल्खी से मुस्कुराया। दिल? तुम्हें लगता है मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए बचा है? वो सर झुकाए हुए बोली, नहीं, बस सोचा शायद थोड़ा एहसास बाकी हो। वो पलटा, हाथ जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ फर्ज के लिए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो रुक कर एक लम्हे को पलटा। शायद कुछ कहना चाहता था, मगर इसके होंठ साकित रहे थे। मैं नहीं आऊँगा कल, इसने सर्द लहजे में कहा। मरो, जो करना है करो, मेरे पास वक्त नहीं है। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई थी। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही, फिर शीशे की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, वक्त तो शायद तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। इसके चेहरे पर एक थकन भरी मुस्कुराहट आई, जैसे वो खुद को तसल्ली दे रही हो। इसके हाथ दोबारा पेट पर गए थे और वो धीरे से बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। और वो वाकई अकेली नहीं थी। वो ना होकर भी इसके साथ थी। अगले दिन वो अस्पताल पहुंचा और ये बहाना करके बैठ गया कि मैं अस्पताल से गुजर रहा था, इसलिए आ गया। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 4 महीने बाद कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। सामने टीवी पर एक्शन फिल्म के तेज मनाजर चल रहे थे। वो सोफे पर टांगे सीधे किए, हाथ पेट पर रखे, गहरी तवज्जो से फिल्म देख रही थी। दरमियान में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, जैसे वो अपने बच्चे को समझा रही हो कि देखो, तुम्हारी माँ अब भी बहादुर है। अचानक दरवाज़ा खुला। वो चौंकी नहीं, बस जरा सी गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश की। वो अंदर आया। तेवर सख्त आवाज़ में झंझलाहट थी। पागल हो गई हो क्या? इस हालत में ऐसी मूवी देख रही हो? गोलियां, धमाके, खून, ये सब देखने की क्या ज़रूरत है? वो ज़रा पीछे हटकर तकिए से टेक लगाते हुए बोली, क्या मसला है? हटे सामने से, आपको इससे क्या मतलब? मैं क्या देखूं? वो तल्खी से हंसा, मेरे घर में रहते हुए तुम ये तमाशा नहीं कर सकती, बंद करो अभी के अभी। वो सीधी होकर बैठ गई। आंखों में तपिश थी। नहीं बंद करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको बर्दाश्त नहीं तो बाहर जा सकते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ा। रिमोट झपट कर इसके हाथ से छीन लिया और टीवी बंद कर दिया। कमरे में फौरन खामोशी छा गई। क्या बदतमीजी है ये? वो गुस्से से बोली, जब तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से कोई सरोकार ही नहीं है तो फिर हमारे दरमियान आ क्यों रहे हो? हमें ये सब देखना है, टीवी ऑन करो। वो सख्त लहजे में बोला, हाँ मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन अभी तुम मेरे निकाह में हो और ये वजूद, इसने इसके पेट की तरफ इशारा किया, ये भी मेरी अहलियत में है, तो बेहतर है तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगा। वो हंसी, नहीं, हम माँ बेटे आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हमें यही देखना है। वो रिमोट हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो डॉक्टर ने जेंडर बता दिया क्या? लड़का है ना, इसलिए माँ बेटा कह रही हो? वो चुप रही। इसकी आंखों में एक पल को दर्द तैर गया, मगर फिर जब्त करके बोली, तो लड़का हो या लड़की, आपको इससे क्या मतलब है? वो तंजिया लहजे में बोला, मुझे मतलब है, मुझे लड़की चाहिए। लड़के बहुत बदतमीज़ होते हैं। वो तेज सांस लेकर बोली, आपको क्यों चाहिए? आपको तो किसी चीज़ की दिलचस्पी नहीं है, मुझे लड़का ही चाहिए। कम अज़ कम बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा तो बनेगा। वो तंग कर बोली, क्यों, तलाक के बाद शादी नहीं करोगी? फिर वही रवायती कुर्बानी देने वाली औरत बनोगी? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, जिससे मोहब्बत थी मैंने इसी से शादी की थी। आप ही थे वो शख्स और अब आपकी बदौलत मुझे एक औलाद मिलने वाली है, इससे दूसरी शादी नहीं। वो नज़रें झुकाकर बोली, अब मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, चाहे आप रहो या ना रहो। मैं अपने बच्चे के साथ ठीक रहूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। वो एक पल के लिए रुक गया। इसके चेहरे पर वही जिद थी, मगर आंखों में कुछ हल्का सा पछतावा चमका था। अकेली रह पाओगी? वो पुरसकून अंदाज में बोली, अकेला होना बुरा नहीं है, खाली होना बुरा है, और मेरा दिल खाली नहीं रहा। वो एक कदम पीछे हटा। इसके हाथ की गिरफ्त रिमोट पर ढीली पड़ गई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे। चलाओ बात, वो बोला, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना ये घर अभी मेरा है। वो आहिस्ता से बोली, हाँ घर आपका है, मगर ज़िंदगी अब मेरी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते एक नज़र इसके पेट पर डाली। वो लम्हा छोटा था, मगर इसके अंदर बहुत कुछ कह गया था। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया और वो खामोशी से टीवी पर दोबारा ऑन करके बैठ गई। इस बार फिल्म नहीं देख रही थी। निगाहें शीशे में अपने अक्स पर थीं, जैसे खुद से कह रही हो, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 1 महीने बाद रात का वक्त गहरा और पुरसकून था। बाहर हल्की हवा दरख्तों के पत्तों से टकरा कर सरसराहट पैदा कर रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी चल रही थी, सिर्फ इतनी के साए एक दूसरे में घुल रहे थे। वो गहरी नींद में थी। सांसों की हल्की रवानी से कमरे में एक खामोशी सा
तसलसल कायम था। अचानक दिल ने जैसे इशारा दिया कि कोई करीब है। इसकी पलकें हल्की सी फड़की, फिर आहिस्ता से आंखें खुल गईं। सामने वो था, बिल्कुल पास, इसके पहलू में दराज जाजिम चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। इसका हाथ नरमी से इसके पेट पर रखा हुआ था, जैसे कोई मुकद्दस चीज छू रहा हो। चंद लम्हे वो बस इसे देखती रही, इसके लम्स की गर्मी अपने वजूद में उतरती महसूस करती रही। फिर धीमी टूटी हुई आवाज़ में बोली, एक बात पूछूं? वो चौंक सा गया, जैसे किसी ने अंदर का ख्याल पकड़ लिया हो। फौरन सीधा हुआ, हाथ पीछे खींच लिए। हाँ पूछो। इसने नरमी से इसका हाथ दोबारा थामा, आहिस्तगी से अपने पेट पर रखा। इसे रहने दे। फिर सांस भरते हुए बोली, अगर मैं डिलीवरी के वक्त मर गई तो क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे? वो साकित रह गया, जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी हो। क्या मतलब ये बात? क्या कर रही हो तुम? वो धीरे से बोली, जिंदगी और मौत में बस एक लम्हे का फासला होता है। डिलीवरी का वक्त औरत के लिए कब्र के दहाने जैसा होता है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया और मेरा बच्चा जिंदा रहा तो वादा करें आप इसे अपना लोगे। किसी अजनबी के हवाले मत करना, ना मेरे घर वालों को देना, ना अपने। वो सब ख्याल रख लेंगे शायद, मगर आप जो ख्याल रखोगे वो कोई नहीं रख सकेगा। इसके लहजे में खौफ नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। वो सुन रहा था, नज़रें झुकी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। फिर वो आहिस्ता से करीब आया, इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और भारी लहजे में बोला, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हमारा बच्चा, हम दोनों मिलकर संभालेंगे इसे। तुम ठीक रहोगी? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। तो फिर आप मुझे तलाक नहीं दोगे? वो लम्हे भर के लिए खामोश रहा, जैसे माजी के सारे जख्म एक पल को जिंदा हो गए हों। फिर इसने इसके माथे पर लंबा बूसा दिया और मध्यम आवाज़ में बोला, तलाक? जितनी मोहब्बत मुझे इन महीनों में तुमसे और इस बच्चे से हुई है वो मैं लफ्ज़ों में भी नहीं कह सकता। शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को इस तरह चाहा है। वो खामोशी से इसके चेहरे को देखती रही, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो ख्वाब नहीं। वो बोला, अब तो बस ये ख्वाहिश है कि जल्दी से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आगोश में ले सकूं। बाकी सब गैर ज़रूरी लगने लगा है। इसकी आंखें भर आईं, मगर वो मुस्कुराई, जो आप अभी बोले ना, काश पहले बोल देते तो शायद इतना कुछ ना टूटता। वो नरमी से बोला, शायद मुझे समझने में देर हो गई, मगर अब जो समझ आया वो हमेशा के लिए है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। वो इसके कंधे से लगी रही, इसके हाथ अब भी इसके पेट पर थे, जैसे दोनों एक ही सांस में जीने लगे हों। बाहर से हवा के साथ बारिश की हल्की सी बू आई। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। चांद आधा छुपा हुआ था, मगर रोशनी फिर भी बाकी थी, जैसे जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हो बल्कि शुरू होने वाली हो। आखिरी महीना शुरू हो गया था। दोपहर की धूप नरम पड़ चुकी थी। पर्दों के पीछे से सुनहरी रोशनी कमरे में छन छन कर आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, किसी नए आगाज़ की। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। एक हाथ अपने उभरे पेट पर रखा हुआ था, जैसे अंदर कदम रखा वो लम्हे भर के लिए रुक गई। सामने कपड़ों की अलमारी का एक पूरा खाली हिस्सा था। वो हैरत से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो पीछे मुड़ा, चेहरे पर वही नरमी जो अब रोज़ इसके लहजे में भी सुनाई देने लगी थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब हमारा बच्चा आने वाला है ना, तो इसके लिए भी जगह बनानी थी। यहाँ मेरे कोट और जैकेट्स रखे थे, वो मैंने इधर शिफ्ट करवा दिए हैं। अब तुम यहाँ इसके कपड़े, कंबल और बाकी चीज़ें रख लेना। वो बेख्तियार मुस्कुराई, लेकिन मैंने तो अभी कुछ ख़रीदा नहीं, आपके साथ ही जाऊंगी ना। वो आगे बढ़ा, इसका हाथ थामा, नरमी से इसे ड्रेसिंग रूम से बाहर ले आया। चलो फिर आज ही चलते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा बैठ जाओ। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। वो बैठी तो इसने भी साथ बैठकर कहा, तुम्हें खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अब से सारा काम मैं या मुलाजमा करेगी, तुम बस आराम करो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब आप हमें अपने पर्सनल स्पेस में जगह दे रहे हैं। इसके चेहरे पर नरमी छा गई। मुस्कुराते हुए इसके करीब आया, हाँ दे रहा हूँ। पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इतना बदल जाएगा। मैंने एक बार किससे सुना था कि औलाद का नशा बड़ा ख़राब होता है, तब यकीन नहीं था, मगर अब लगता है वो सच कह रहे थे। मैं इस औलाद को नहीं चाहता था, लेकिन अब बस दिल चाहता है कि जल्दी से वो आए और मैं इसे देख सकूं। वो धीरे से बोली, आप बदल गए हैं जाजिम। वो हल्के कहके के साथ बोला, हाँ शायद तुम ठीक कहती थी, मैं खुद गर्ज था, सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी सोच, अपनी तन्हाई तक महदूद। लेकिन अब दिल चाहता है मैं खुद को बांट दूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मुझ में वो सब देखे जो मैं अपने वालिद में ढूंढ रहा था। वो हैरत से देखती रही। पहली बार इसके चेहरे पर कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। वो बोला, तुम्हें पता है, बचपन से मैं अकेला फील करता आया हूँ। मुझसे छोटों को अहमियत मिली, बड़ों को प्यार मिला, मगर मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा। शायद इसलिए मैंने खुद को बंद कर लिया। मगर अब वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसे वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला।
وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اور مجھے؟ وہ مسکرایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تم تو اس کہانی کا آغاز ہو۔ تم نہ ہوتی تو یہ بدلاؤ کبھی نہ آتا۔ میں شاید آج بھی وہی پتھر دل انسان ہوتا جو کل تک اس کے لب کپ کپائے۔ آنکھوں میں نمی جھلملا اٹھی۔ تو پھر اب بس ایک وعدہ ہے۔ وہ بولا کہ تم نہ اکیلی رہو گی نہ میرا بچہ۔ یہ گھر اب واقعی ہمارا ہوگا، شوہر بھی تمہارا، خاموشی بھی تمہاری۔ اسے سر اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے ایک بازو اس کے گرد لپیٹ لیا۔ باہر ہوا میں ہلکی سی خوشبو گھلتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ وقت، احساسات، دھڑکنیں، صرف ایک نرم سا سکون باقی رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ پہلا موقع ہے جب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید زندگی واقعی خوبصورت ہے۔ وہ مسکرایا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، زندگی خوبصورت ہی ہمیشہ، بس ہم دونوں دیر سے پہچان پائے۔ باہر سورج ڈھلنے لگا تھا، مگر کمرے میں پہلی بار روشنی بھر گئی تھی۔